दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यू लाइक इट के 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस। ये सभी एमसीक्यूज होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। उनके कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉन्ग वो शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का गीत नहीं है। तो पहला है अंडर द ग्रीन बुक ट्री। ठीक है, ये जो अंडर द ग्रीन बुक ट्री ये तो सॉन्ग है जो कि अमीज के द्वारा गाया जाता है एक्ट सेकंड और सीन 5 में। इसी तरीके से ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड भी ये भी एक सॉन्ग है और ये भी अमीज के द्वारा गाया जाता है एक्ट सेकंड और सीन 7 में। ठीक है, तीसरा व्हाट शैल ही हैव डैड किल्ड द डियर, ये जो सॉन्ग है वो जैकस के द्वारा जो कि मलंकलिक लॉर्ड होता है उसके द्वारा गाया जाता है एक्ट 4 और सीन 3 में। बट जो 4th वाला है तो ये कोई गीत नहीं है बल्कि एक ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज की नर्सरी राइम पोइम है। तो 4th वाला ऑप्शन हमारा होगा। ये जो गीत है वो विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट प्ले में नहीं पाया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ओलिवर। ओलिवर के अनुसार व्हाट वुड ऑरलैंडो ब्रिंग टू अ रेसलिंग मैच विद चार्ल्स। चार्ल्स जब ओलिवर के पास आता है कि अपने भाई से मना कर देना कि वो युद्ध हमसे ना लड़े नहीं तो मारा जाएगा, तो ओलिवर क्या कहता है चार्ल्स से कि तुम कह रहे हो वो मारा जाएगा। अर्थात ओलिवर के अनुसार ऑरलैंडो चार्ल्स के साथ कुश्ती मैच में क्या लेकर आएगा, तो वो कहता है वो युद्ध को जीतने के लिए या तुमसे कुश्ती में जीतने के लिए जहर या जीत हासिल करने के लिए कुछ भी अन्य साधन का प्रयोग कर सकता है। यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगला हम बात करें अगर दूसरा वाई डज ओलिवर इनहेरिट द बल्क ऑफ हिज फादर्स एस्टेट। ओलिवर को अपने पिता की संपत्ति का बड़ा हिस्सा क्यों विरासत में मिला है। तो देखिएगा उसे अपने पिता की संपत्ति का बड़ा हिस्सा विरासत में क्यों मिलता है, इसका ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्योंकि ओलिवर जो है वो सर रोलैंड डी बॉयज का बड़ा बेटा है और देयर फोर गारंटेड दी इनहेरिटेंस बाय लॉ, और इस कारण जो है लॉ के द्वारा, यानी कि ओलिवर क्या है सबसे बड़ा बेटा है और कानूनन जो कानून जो है उसे विरासत में ये गारंटी देता है कि सबसे बड़े बेटे को ही संपत्ति दी जाएगी। तो इनहेरिटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा ही उसको वो संपत्ति दे दी जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही होगा। अगला अगर हम बात करें एट व्हाट इवेंट, कौन सी इवेंट कौन सी घटना जो ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मीट। उन्होंने कहा ऑरलैंडो और रोजालिंड किस घटना के वक्त किस समारोहों में मिलते हैं। तो भाई जब कुश्ती रेसलिंग मैच चल रहा होता है वहीं पर जो है ऑरलैंडो और रोजालिंड दोनों की मुलाकात होती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 4th वाले की बात करें, व्हाट नेम डज रोजालिंड अज्यूम। रोजालिंड कौन सा नाम अज्यूम कर लेती है फॉर हर डिस्गाइज हर सेल्फ। जब वो जंगल फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती है तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते वक्त अपने आप को किस रूप में बदल लेती है। तो वो अपना नाम रख लेती है रोजालिंड गैनामीड। ध्यान रखना क्या नाम रख लेती है, गैनामीड। ठीक है, इसके साथ में सीलिया जाती है और सीलिया अपना नाम क्या रख लेती है, अलीना रख लेती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि इन दोनों के साथ में टच स्टोन नाम का जो है फूल जाता है। ठीक, ध्यान बनाए रखना किसके, रोजालिंड और सीलिया के साथ जंगल में कौन जाता है, टच स्टोन। 5वां अगर हम बात करें, वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक डिसलाइक ऑरलैंडो। 5वां क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं वो ऑरलैंडो को डिसलाइक क्यों करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, इसका डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि ड्यूक एंड ऑरलैंडोज फादर वर एनिमीज। जो ड्यूक थे ड्यूक फ्रेडरिक और ऑरलैंडो के जो पिता थे सर रोलैंड डी बॉयज, ये दोनों क्या थे, एनिमीज थे, शत्रु थे। इसीलिए ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो ऑरलैंडो से क्या करता है, घृणा करता है। 6 नंबर की अगर हम बात करें, अपॉन द इंट्रोडक्शन इन एक्ट सेकेंड सीन 1 की अगर हम बात करें तो ड्यूक सीनियर गेदर्ड हिज लॉयल फॉलोअर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन फॉर व्हाट पर्पज, किस उद्देश्य से। यानी कि एक्ट सेकेंड सीन 1 में
अपने परिचय पर ड्यूक सीनियर अपने वफादार जितने भी इनके अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के जंगल में किस उद्देश्य से इकट्ठा करते हैं? तो उद्देश्य क्या होता है? एक टू हंट डियर, यानी कि एक हिरन का शिकार करने के लिए। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 7वें नंबर की अगर हम बात करें, हाउ डज ड्यूक फ्रेडरिक प्लान? हाउ मीन्स कैसे, डज ड्यूक फ्रेडरिक प्लान योजना बनाते हैं टू फाइंड खोजने की, किसको? सीलिया और रोजालिंड को आफ्टर देयर डिपार्चर फ्रॉम कोर्ट, यानी कि दरबार से चले जाने के बाद, अदालत से यानी कि दरबार से चले जाने के बाद सीलिया और रोजालिंड को खोजने के लिए ड्यूक फ्रेडरिक की क्या योजना है, आपको ये बताना। तो बी वाला ऑप्शन आप पढ़िएगा। क्या कहा है? वो क्या करते हैं? धमकी देते हैं या रिक्रूट करते हैं किसको? ओलिवर को, टू हेल्प फाइंड ऑर्लैंडो एंड ऑर्लैंडो, कि तुम अपने छोटे भाई, सबसे छोटे भाई ऑर्लैंडो को ढूंढने में मेरी मदद करो। होम ही सस्पेक्ट, क्योंकि मुझे उसी पर सस्पेक्ट है, डाउट है, संदेह है टीम्ड अप विद द वुमेन। उसके कहने का मतलब ये है, ये जो ड्यूक सीनियर 7वां क्वेश्चन है ना, वह ओलिवर को ऑर्लैंडो को खोजने में मदद करने के लिए रिक्रूट करता है, जिस पर उसे संदेह है कि उसने महिलाओं के साथ मिलकर, यानी कि दोनों ये सभी महिलाओं के साथ मिलकर के वहाँ पर भाग गए हैं। कहाँ? जंगल में। तो उसको ये शक था कि ओलिवर का छोटा भाई ऑर्लैंडो ही हमारी दोनों बेटियों को भगा करके ले गया है। किसको? रोजालिंड और सीलिया को। इसीलिए वह उसके बड़े भाई ओलिवर से कहता है कि या तो 1 साल के अंदर अंदर आप अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो को ढूंढ करके मुझे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राजपाट मैं अपने राजपाट में मिला लूँगा, छीन लूँगा। 8वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ऑन व्हाट टॉपिक, कौन से टॉपिक पर डज कॉरिन अटेम्प्ट करता द काउंसिल ऑफ यंग शेफर्ड सिल्वियस? तो किस पे? लव टॉपिक। वो टॉपिक कौन सा होता है? लव। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इसके बाद अपॉन अराइविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में आने के बाद एडम क्लेम करता है, एडम वही होता है जो ऑर्लैंडो के साथ में जंगल में जाता है फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में, और इनका वफादार नौकर। एडम क्लेम दावा करता है डैट ही विल सून डाई, वो बहुत जल्दी मर जाएगा। व्हाट डज ही अज्यूम द कॉज ऑफ हिज डेथ, वो क्या अज्यूम करता है कि जो उसकी मृत्यु होगी वो किस कारण होगी? तो हंगर, क्योंकि इसे बहुत तेज भूख लग रही होती है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन, आफ्टर एन आई। 10 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आफ्टर एन आई ओपनिंग स्ट्रॉल अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, व्हाट प्रोफेशन डज जैकस इंटेंडेड टू परस्यू? उसके कहने का फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आंख खोलने वाली चहलकदमी के बाद जैकस होता है वो किस पेशे को अपनाने का इरादा करता है? तो वो क्या बन जाता है? एक फूल। जैकस जो होता है वो एक फूल, यानी कि मूर्ख, मलंकलिक लॉर्ड के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। 11 नंबर की अगर हम बात करें तो हाउ मच टाइम डज ड्यूक फ्रेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ऑर्लैंडो? यहाँ पर ये कहा गया है कि कितने समय के लिए ड्यूक फ्रेडरिक ने ओलिवर को ऑर्लैंडो को खोजने के लिए कितना समय दिया? तो 1 साल का समय दिया था। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द डिस्गाइज रोजालिंड, जो बदली हुई रोजालिंड होती है क्योंकि अभी ये एक लड़के के रूप में है, प्रॉमिस करती है टू डू फॉर ऑर्लैंडो से क्या करने का जो है प्रॉमिस करती है? तो रोजालिंड ऑर्लैंडो के लिए क्या करने का वादा करती है? तो वो कहती है कि उसकी जो प्रेम की बीमारी है, उस प्रेम की बीमारी पर काबू पाने में उसकी मदद करेगी। हेल्प हिम ओवरकम टू लव सिकनेस। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। 13 नंबर की अगर हम बात करें तो वाई डज रोजालिंड डाउट
रोजालिंड को क्यों डाउट होता है डैट कि ऑर्लैंडो इज ट्रूली इन लव। रोजालिंड को संदेह क्यों है कि ऑर्लैंडो वास्तव में प्यार में है। तो रोजालिंड को संदेह इसलिए है कि प्यार एक पागलपन है, लव इज अ मैडनेस एंड ही डज नॉट लुक लाइक अ मैडमैन। उसके कहने का मतलब ये प्यार एक पागलपन है और वह एक पागल आदमी की तरह नहीं दिखता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट 14 नंबर की बात करें, व्हाट डज सिल्वियस से टू फेव्स आइज। यहाँ पर सिल्वियस फेव की आंखों के बारे में क्या कहता है। तो देखो सिल्वियस फेव की आंखों के बारे में क्या कहता है, डी, यानी कि दे आर स्कॉर्नफुल एंड दे विल मर्डर हिम। ठीक है, तो क्या कहता है कि वे इतनी स्कॉर्नफुल हैं, डरावनी हैं कि ऐसा लगता है कि उसकी हत्या कर देंगी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ये कुछ भी नहीं है। अगला 15 नंबर की अगर हम बात करें तो व्हाई डज रोजालिंड बिलीव, रोजालिंड क्यों बिलीव करती है डैट की फेब शुड फील लकी। रोजालिंड जो है वो क्यों विश्वास करती है कि फेब जो है वो भाग्यशाली, फेब को तो अपने आप पर भाग्यशाली महसूस करना चाहिए, उसे तो अपने आप को लकी समझना चाहिए। क्यों लकी समझना चाहिए, अ मैन लाइक सिल्वियस लव सर। वो ये भी कहती है कि सिल्वियस जैसा आदमी उसकी सुंदरता की कमी के बावजूद भी उससे प्यार करता है, यानी कि अ मैन लाइक सिल्वियस लव्स हर डिस्पाइट के बावजूद हर लैक ऑफ ब्यूटी। क्योंकि तुम इतनी सुंदर नहीं हो, तुम्हारी सुंदरता की कमी होने के बावजूद भी सिल्वियस तुमसे बहुत प्यार करता है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन, हाउ डज फेब रिस्पॉन्ड, फेब जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू गैनामीड्स हर्स क्रिटिसिज्म टू हर। गैनामीड के द्वारा अपनी कठोर आलोचना का फेब ने क्या उत्तर दिया। तो देखो फेब क्या उत्तर देती है, सी राइट्स हिम अ लव लेटर, वह उसे एक प्रेम पत्र लिखती है। क्या लिखती है, वह उसे एक प्रेम पत्र लिखती है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, हाउ डज फेब रिस्पॉन्ड। अच्छा ये वाला हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, होम डज ऑर्लैंडो सेव फ्रॉम अटैक ऑफ अ हंग्री लाइनेस। जो भूखी शेरनी होती है, यानी कि भूखी शेरनी के हमले से ऑर्लैंडो किसे बचाता है। तो ऑर्लैंडो किसे बताता है, अपने बड़े भाई ओलिवर को बचाता है। ठीक है, हिज ब्रदर ओलिवर। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 18 नंबर की अगर हम बात करें तो व्हाट डज रोजालिंड डू आफ्टर लर्निंग ऑफ ऑर्लैंडोज इंजरी। कहने का मतलब यह है कि ऑर्लैंडो को इंजरी के बारे में पता चलने के बाद रोजालिंड क्या करती है। तो रोजालिंड क्या करती है भाई, वो बेहोश हो जाती है, सी फैंट्स, वो बेहोश हो जाती है। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 19 नंबर की अगर हम बात करें तो देखो, हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो। रोजालिंड ऑर्लैंडो को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और आगे भेन जब ही कंटेंट्स डेट ही विल डाई अनलेस ही रिटर्न्स हिज लव, कि अगर वह अपने प्यार को वापस नहीं करता है तो वह मर जाएगा। अगर वह अपने प्यार को वापस नहीं पाती है तो वह मर जाएगी। डैट मीन्स अब उसे ऑर्लैंडो चाहिए, किसको, रोजालिंड को। तो डी ऑप्शन, सी अश्योर्स हिम, माफ़ करिएगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में दिक्कत है इसमें, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो। यहाँ पे ऑर्लैंडो कहता है भाई, कौन कहता है, ऑर्लैंडो कहता है। रोजालिंड ऑर्लैंडो को जवाब देती है, और जवाब क्या देती है, जब वह ये दावा करता है कि अगर वह अपने प्यार को वापस नहीं पाता तो वह मर जाएगा। तब देखो क्या जवाब देती है रोजालिंड, तो वो जवाब देती है, सी अश्योर्स हिम, रोजालिंड उसे विश्वास दिलाती है डैट की नो मैन हैज एवर डाइड फॉर लव,
कि कोई भी आदमी कभी भी प्यार के लिए नहीं मरा है, यानी कि कोई भी किसी के प्यार में नहीं मरता। 19 नंबर के बाद 20 नंबर देखो, वॉट एनिमल डू जैकस एंड द लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट किल। देखो क्या कहा गया है, उसने कहा कि जैकस और जंगल के स्वामी किस जानवर को मारते हैं, तो वो एक डियर को मारते हैं। किसको? डियर को। ठीक है, ए ऑप्शन ध्यान बनाए रखना। 21 नंबर की बात करें तो विच inhabitant of the forest and admirer of Audrey does touchstone rudely dismiss। तो बी विलियम, यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन है, जंगल का कौन सा निवासी और ऑड्रे का प्रशंसक टचस्टोन बेरहमी से किसको डिसमिस कर देता है, तो विलियम को। किसको? विलियम को, ध्यान रखना, क्योंकि टचस्टोन और विलियम दोनों में से कोई एक ही ऑड्रे से शादी करेगा, तो इनके बीच में क्या होता है, एक शर्त लगती है, और शर्त कौन जीत जाता है? टचस्टोन, और इसके बाद विलियम जो है हमेशा हमेशा के लिए ऑड्रे को छोड़ देता है। अगला नेक्स्ट 22 नंबर पे अगर हम बात करें, विद होम किसके साथ डज ओलिवर फॉल इन लव। ओलिवर किसको प्यार करने लगता है, तो अलीना को। किसको प्यार करने लगता है? अलीना को, ध्यान बनाए रखना। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। टू व्हाट डज रोजालिंड कंपेयर, रोजालिंड किससे कंपेयर करती है? द डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम ऑर्लैंडो, सिल्वियस एंड फेव। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो रोजालिंड, ऑर्लैंडो, सिल्वियस और फेव से प्यार की घोषणा की तुलना किससे करता है, तो यहाँ पर किससे करता है? बी द हाउलिंग ऑफ आयरिस वॉल्फ, हाउलिंग गुर्राती हुई ऑफ आयरिस वॉल्फ। वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, जो आयरिस भेड़िए नहीं होते जैसे वो चिल्लाते हैं चीखते हैं, तो उनसे इनके प्यार की तुलना की गई है। किसकी? रोजालिंड, ऑर्लैंडो, सिल्वियस, फेव। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें 23-24 देखो, वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक अबंडन हिज प्लान टू माउंट एन आर्मी एंड अटैक ड्यूक सीनियर। ड्यूक फ्रेडरिक ने सेना पर चढ़ाई करने के लिए और ड्यूक सीनियर पर हमला करने के लिए अपनी योजना को क्यों छोड़ देता है, तो उसे जब वो ड्यूक सीनियर पर हमला करने के लिए आ रहा होता है जंगल में, तब रास्ते में उसको कौन मिल जाता है? एक हार्मिट मिल जाता है, और वो हार्मिट इनको इस तरीके से उपदेश देता है, ऐसी बातें बताता है कि इनका मन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और डी ऑप्शन क्या कहता है? उसकी मुलाकात ही मीट्स, वो मिलता है रिलीजियस मैन, एक धार्मिक व्यक्ति से, यानी कि हार्मिट साधु से, ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपने बड़े भाई के ऊपर सेना लेकर के चढ़ाई करने जा रहा था, तभी हु कन्वर्ट्स हिम टू अ पीसफुल लाइफ, जो उसको पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन कर देता है। उसके कहने का मतलब, जब वह जंगल में जा रहा था तो एक धार्मिक व्यक्ति उससे मिलता है और वह उसे एक शांतिपूर्ण जीवन में परिवर्तित कर देता है। अगला 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन सुन लो, हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड करता है नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट, यानी कि दरबार में ना लौटने का निर्णय कौन करता है, तो वो होता है जैकस अ मेलंकोलिक मैन। और ये सर रोलैंड डी बॉयज का दूसरे नंबर का बेटा होता है, सबसे बड़ा बेटा ओलिवर, सब इसके बाद जैकस, और तीसरा जो है वो ऑर्लैंडो है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शेक्सपियर कैरियर, शेक्सपियर का कैरियर ब्रिज्ड द रेन ऑफ विच टू मोनार्क्स। उन्होंने कहा, क्वेश्चन ये पूछा गया कि विलियम शेक्सपियर के जीवन में दो राजाओं के शासन को सेतु बना दिया, यानी कि दोनों राजाओं के शासन काल में उन्होंने अपने वर्ष को लिखा या अपने लाइफ को स्पेंड किया, तो वो थे एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु जो है वो 1603 में हो जाती है। इसके बाद 1603 में जेम्स फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठते हैं। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर के कैरियर में दो मोनार्क आते हैं, ठीक है, दो राजा होते।
हाउ मैनी प्लेज विलियम शेक्सपियर राइट इन हिज लाइफ टाइम, बहुत सरल क्वेश्चन आ गया है, तो 37 प्ले होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एज यू लाइक इट बिलोंग टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन, कौन से लिटरेरी ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, तो ये पास्टोरल कॉमेडी है, ध्यान रखना। ठीक है, कहीं कहीं आपको रोमांटिक कॉमेडी भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो रोमांटिक कॉमेडी ऑप्शन में दिया हो तो वो भी ठीक होगा। What was the highest level of schooling that Shakespeare completed? विलियम शेक्सपियर ने स्कूली शिक्षा के उच्चतम स्तर कौन सा था जिसे शेक्सपियर ने पूरा किया, तो ये सिर्फ बहुत कम ही पढ़ाई किए थे ग्रामर स्कूल में। ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल नाम था, वहीं पर पढ़े थे, कुछ 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो हम सोचते हो कि किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ाई की हो, तो वो इन्होंने नहीं की। 30 नंबर की अगर हम बात करें तो एज यू लाइक इट वाज मोस्ट लाइकली रिटन बिटवीन, एज यू लाइक इट जो है ये माना जाता है कि ये लिखी गई 1598 से 1600 के बीच में, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ विच मोनार्क रेन। ठीक है, उस समय कौन से मोनार्क का शासन था, उस समय कौन से मोनार्क का शासन था, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से मोनार्क का शासन था। 30 1598 1600, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, मैं आपको बता दूं रानी एलिजाबेथ का शासन था उस समय। ठीक है, क्योंकि रानी एलिजाबेथ की मृत्यु होती है 1603 में, और ये 1603 से पहले ही इनका प्ले लिख जाता है, परफॉर्म भी हो जाता है। तो उस समय जो है कौन सा मोनार्क का शासन चल रहा था इंग्लैंड में, रानी एलिजाबेथ का। वो ऑप्शन यहाँ पर सेट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, कोई नहीं। 31 देखो, आफ्टर सर रोलैंड डिवाइस डाइड, सर रोलैंड डिवाइस की मृत्यु के बाद हिज स्टेट पास्ट ऑन टू, यानी कि उसका जो संपत्ति है, राज्य है, वो किसके पास चली जाएगी, तो वो किसके पास चली जाएगी भाई, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गए हैं ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, ये ओलिवर के पास जानी चाहिए थी ये संपत्ति, किसके पास, सर रोलैंड डिवाइस की ये संपत्ति किसके पास चली जाएगी, ओलिवर के पास, उनके बड़े बेटा ओलिवर के पास। ठीक है, अच्छा वे दो, अब यहाँ पे सही आ रहा है, 30 और 31 आगे सही है। एज यू लाइक इट वाज मोस्ट लाइकली रिटन, तो देखो कौन से में लिखेगी, सी ऑप्शन, यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट। इसके बाद में ये आफ्टर सर रोलैंड डिवाइस हिज स्टेट पास डाउन टू, उनका स्टेट जो है वो किसके पास चला जाएगा, तो ओलिवर के पास, उनका बड़ा बेटा। नेक्स्ट 32 नंबर देखो, व्हाट नेम डज रोजालिंड टेक, कौन सा रोजालिंड कौन सा नाम धारण करती है, कौन सा नाम रख लेती है, व्हेन सी फ्लीज, जब वो भाग जाती है, द कोर्ट दरबार से, डिस्गाइजेज बदल लेती है, हाँ हिमसेल्फ अपने आप को एज अ मैन, एक आदमी का रूप धारण कर लेती है, और जब वो एक आदमी का रूप धारण करती है तो अपना क्या नाम रखती है, गैनामीड, क्या नाम रखती है, गैनामीड। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 33 पे देखो, वेयर डज ड्यूक सीनियर लिव इन द ड्यूरेशन एज यू लाइक इट, जब एज यू लाइक इट प्ले चल रहा होता है उस समय ड्यूक सीनियर कहाँ रह रहे होते हैं, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, बी ऑप्शन। देखो एडन यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए खूब देंगे, देखो बहुत आसानी से, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और क्या करते हैं एक जैसे ऑप्शन लगने पर, तो बी और सी में तुम्हें एक देखो फॉरेस्ट ऑफ एडन लिखा है, एक फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, बी ऑप्शन आपका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, विच होम डज सीलिया फॉल इन लव, सीलिया किससे प्यार करने लगती है, तो किससे, ओलिवर से प्यार करने लगती है, और ओलिवर कौन होता है, सर रोलैंड डिवाइस का बड़ा बेटा होता है, जैकस और ऑरलैंडो का बड़ा भाई। नेक्स्ट, ड्यूक फ्रेडरिक गिव्स द थ्रोन बैक ड्यूक सीनियर बिकॉज, ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को उनका सिंहासन, पूरा संपत्ति, पूरा राज्य वापस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ही फाइंड्स रिलीजियन, अब वो धार्मिक बन गया था। ठीक है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। 36 नंबर की अगर हम बात करें, बेंसीलिया डिस्गाइज हर सेल्फ एज अ सेफरडिस,
जो रोजालिंड की बहन, चचेरी बहन होती है सीलिया, वो अपने आप को एक सेफर्डिस्ट के रूप में बदल लेती है। व्हाट नेम डज शी टेक, वो कौन सा रूप धारण कर, वो कौन सा नाम, तो सीलिया जो है अपना रूप बदलती है, तो वो अपना नाम अलीना रखती है। क्या रखती है? अलीना। रोजालिंड, गायनामीड, सीलिया, अलीना। What is the name of the clown who accompanies Celia and Rosalind in exile? 37 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जब सीलिया और रोजालिंड के साथ रहने के लिए उनके साथ एक और व्यक्ति जाता है, उस क्लाउन का क्या नाम होता है? उस विदूषा, क्या फूल कह लो, जो सीलिया और रोजालिंड के साथ जाता है, वो होता है टच स्टोन। कौन होता है? टच स्टोन। ध्यान बनाए रखना, कौन होता है? टच स्टोन। 38 नंबर की अगर हम बात करें तो विच एल्डरली फॉर्मर सर्वेंट, कौन सा बुजुर्ग नौकर ऑफर करता है हिज लाइफ को सेविंग टू एड इन ऑर्लैंडोज एस्केप्स। ऑर्लैंडो को भगाने में सहायता करने के लिए किस बुजुर्ग पूर्व नौकर ने अपने जीवन को लगा दिया था? तो वो कौन था? एडम था, जिसने किसको? ऑर्लैंडो को बचाने में अपने आप को लगा दिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। 39 में विच कैरेक्टर फॉल इन लव विद गैनामीड, गैनामीड से कौन प्यार करता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गैनामीड बदला हुआ रूप है ऑर्लैंडो का। क्या बोल देता हूँ, बदला हुआ रूप है किसका? रोजालिंड का। रोजालिंड अपना बदल करके, जब वो एक लड़के के भेष में आ जाती है तो बदल करके नाम गैनामीड रख लेता है। तो जब ये लड़के के भेष में होती है तो जो फेब होती है, ये फेब जो है वो क्या करने लगती है? गैनामीड को लड़का समझ करके प्रेम करने लगती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन। कौन सा कैरेक्टर गैनामीड से, कौन से कैरेक्टर को गैनामीड से प्यार हो जाता है? तो फेब को, या फोवे भी बोलते हैं, फोवे। नेक्स्ट 40 नंबर की अगर हम बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ डिस्पोजिशन डज जैकस पजेसिस। तो देखिएगा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो जैक्स होता है, जैकस, वो क्या करता, का स्वभाव किस प्रकार का है? जैकस का स्वभाव किस प्रकार का? डिस्पोजिशन। व्हाट टाइप ऑफ डिस्पोजिशन का मतलब होता है स्वभाव। जैकस पजेसिस, डिस्पोजिशन का मतलब लिख लीजिएगा स्वभाव। तो वो चेयरफुल स्वभाव का है, एग्रेसिव है, एनवियस है, या मलंकली है? तो जैकस मलंकलिक लॉर्ड दिखाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मलंकलिक लॉर्ड, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 41 नंबर पे देखो, वाई इज रोजालिंड अ फेवरेट अ फेमिनिस्ट क्रिटिक। अगर हम बात करें रोजालिंड को फेमिनिस्ट आलोचकों की प्रिय क्यों है? रोजालिंड कैरेक्टर जो है वो फेमिनिस्ट जितने भी क्रिटिक हैं उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट क्यों है? तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सी सवर्ड्स फीमेल लिमिटेशंस। सी सवर्ड्स फीमेल लिमिटेशन से मतलब वह महिला सीमाओं को कम करती है, यानी कि सवर्ड्स कर देती है जो फीमेल्स की लिमिटेशन। सवर्ड का मतलब होता है कम कर देना। 42 नंबर, द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट बिगिंस एट द टाइम व्हेन फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एज यू लाइक इट की कहानी उस समय शुरू होती है जब फ्रांस को विभाजित किया गया था। किन दो चीज़ों में विभाजित किया गया था? तो जब उसे ड्यूकडम और प्रोविंसेस में डिवाइडेड किया गया था, प्रोविंसेस और ड्यूकडम्स में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इसके बाद हम बात करें दी यूज, एक शब्द आया है दी यूजरर, यूजफरर हु लिव्ड, इसका मतलब होता है राज्य हड़पने वाला। ठीक है, हु लिव्ड जो रहता है इन दी प्रोविंस ऑफ फ्रांस वाज, ये क्या था? द एल्डर ब्रदर। उसके कहने का मतलब ये फ्रांस का एक प्रांत में रहने वाला जो यूजरर था, डेट मीन्स राज्य को हड़प लिया था। ठीक है, वो कौन था? तो वो
बाज था वो क्या था? द एल्डर ब्रदर का, यानी कि अपने बड़े भाई का राज्य वो है वो हड़प लेता है ड्यूक सीनियर का। कौन? ड्यूक फ्रेडरिक बन जाता है फिर बाद में वहाँ का। द लॉफुल ड्यूक वाज द प्रोविंस वाज, उस प्रोविंस का जो है लॉफुल ड्यूक कौन होता है? तो लॉफुल ड्यूक जो है उसका एल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर होता है कानूनी तौर पे, लेकिन उसका राज्य कौन छीन लेता है? उसका छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक छीन लेता है। 45 नंबर की बात करें, द वेनिस्ड ड्यूक रिटायर्ड टू, जो वेनिस्ड ड्यूक होता है वो रिटायर्ड टू कहाँ के लिए? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए, यानी कि वो अपने राज्य में से रिटायर्ड होकर के कहाँ चला जाता है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। द बेनिश ड्यूक वेन टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद, जो बेनिश ड्यूक होता है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है, किसके साथ जाता है? जो उसके कुछ फेथफुल फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, तो अपने सभी विश्वसनीय दोस्तों के साथ, वफादार अनुयायियों के साथ में वो वहाँ से चला जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अगला 47 नंबर की अगर हम बात करें, तो द बेनिश ड्यूक एंड हिज फेथफुल फॉलोअर्स फाउंड द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन टू बी, कैसी पाते हैं? लेजी एंड रिलैक्सिंग, यानी कि ड्यूक और उनके वफादार जो अनुयायी होते हैं वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में उन्होंने कैसा जीवन जीते हैं? वो आलसी और आरामदायक जीवन जीते हैं। अगला अगर हम बात करें 48 पे, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन द वेनिस ड्यूक एंड हिज फेथफुल फॉलोअर्स लेड द लाइफ लाइक डेट ऑफ, ओके, उन्होंने कहा है कि जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है उसमें जिसको बैनिश किया गया है ड्यूक को, और उसके जो फेथफुल फॉलोअर हैं, लेड हिज लाइफ लाइक, वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं लाइक की तरह, डेट ऑफ किसकी तरह? तो भाई इंग्लैंड के रॉबिन हुड की तरह। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, इंग्लैंड के रॉबिन हुड की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आर्डन के जंगल में ड्यूक और उनके वफादार अनुयायी जीवन व्यतीत करते हैं, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? इंग्लैंड के रॉबिन हुड जैसा। और 49 पे अगर हम बात करें तो 49 क्वेश्चन, इन समर में बेनिस ड्यूक एंड हिज फेथफुल फॉलोअर्स टुक रेस्ट, गर्मियों में ड्यूक और उसके वफादार अनुयायी जो होते हैं ने आराम किया, कहाँ आराम करते हैं? वृक्षों की छाया में, अंडर द शेड ऑफ द ट्री। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसके लगभग 150 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ध्यान बनाए रखिएगा एज यू लाइक इट पे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बने आपका छूटे। मैनी नोबेल यूथ्स came to the forest of Arden and spent their leisure time as they did in, देखो बहुत से जो हैं, बहुत से श्रेष्ठ युवक आर्डन के जंगल में आए और अपना खाली समय व्यतीत किया जैसा उन्होंने किया था, तो ये एक गोल्डन एज है। ये क्या है? दे डिड इन गोल्डन एज, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।